बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि आईकॉम पार्ट 1 में 2019 में जो पेपर आया था उसमें एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पास्ट पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल था और ये आया था लाहौर बोर्ड में। आज हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आए थे। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो है डिस्काउंट अलाउड इज़ ए या एन। डिस्काउंट अलाउड इज़ ए। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट जो हम देते हैं, जो कारोबार अपने ग्राहक को डिस्काउंट देता है वो क्या है? एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है या इनकम है। तो डिस्काउंट दिया जाता है कारोबार के लिए, ये खर्चा होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो एक्सपेंस है। एसेट तो हो नहीं सकता, ना लाइबिलिटी, ना ही ये इनकम, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया जाता है तो कारोबार की तरफ से जाता है, इसलिए कारोबार का खर्चा है। दूसरा क्वेश्चन था कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स इक्वल टू। अगर कैपिटल और लाइबिलिटीज को प्लस किया जाए और उसमें से एसेट्स को माइनस कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, 1, 3 और 2। और हम जानते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटीज को प्लस करके उसमें से एसेट्स को माइनस कर दिया जाए तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तीसरा क्वेश्चन है नोटिंग चार्जेस आर पेड व्हेन बिल इज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन है कि नोटिंग चार्जेस उस वक्त दिया जाता है जब बिल डिस्काउंट हो, डिसऑनर्ड हो, रिटायर हो या नन ऑफ दीज। तो नोटिंग चार्जेस सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब बिल को डिसऑनर कर दिया जाए। बिल डिसऑनर हो उस वक्त ज़रूरत पेश आती है कि बिल को नोटरी पब्लिक से रजिस्टर्ड करवाया जाए और उसको नोटिंग चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू नो। बैलेंस शीट बनाई जाती है क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या टोटल एसेट्स। और ये पहले दिन से पढ़ाया जाता है, सब जानते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, उसकी माली हालत को जानने के लिए तैयार की जाती है। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल पोजीशन। 5th क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ए बिजनेस इज। जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो कारोबार में उसकी क्या हैसियत होती है? तो ड्राइंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें या पैसे जो है वो कारोबार से लेता है। तो कारोबार के लिए ये क्या इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, एसेट होगा या लाइबिलिटी? क्योंकि ये कारोबार का मालिक जो है वो कारोबार को अदा करता है, कारोबार इसको वसूल करता है, इसलिए ये कारोबार के लिए इनकम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट्स इज। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट, पॉजिटिव या ऑल दीज। तो एसेट्स जो हैं अमूमी तौर पे एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, डेबिट, यानी नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट इज डेबिट। क्वेश्चन नंबर 7 है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज। कारोबार की जुबान जो है वो क्या है? अकाउंटिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और ऑडिटिंग। जो बिजनेस है, जो लैंग्वेज है बिजनेस की वो अकाउंटिंग है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है या ऑडिटिंग है। तो जाहिर बात है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसलिए इसका आंसर बनता है अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल कॉलम्स ऑफ जर्नल आर। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं टोटल? 2, 4, 5 और 7। तो अब देखिए कि जर्नल में पहला कॉलम जो होता है वो डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद रेफरेंस, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस तरीके से ये 5 कॉलम बनते हैं। तो जर्नल में जो कॉलम्स हैं वो 5 होते हैं, 5। फिर इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस ओनली, लाइबिलिटी ओनली या एसेट्स ओनली। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? ये दोनों तरह हैं, एक्सपेंस और लाइबिलिटी हैं, या सिर्फ एक्सपेंस हैं, या सिर्फ लाइबिलिटी हैं, या सिर्फ एसेट हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे खर्चे
जिनका कारोबार ने फ़ायदा उठा लिया है लेकिन अभी उसने अदायगी नहीं की, अभी उसने पेमेंट इनकी करनी है। तो अभी चूंकि खर्चा है इसलिए एक्सपेंस तो होगा, और साथ चूंकि अभी उसने इसकी पेमेंट करनी है इसलिए लाइबिलिटी भी होगी। तो ये एडजस्टिंग एंट्री में शुमार होता है। तो हर एडजस्टमेंट जो है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी एक्सपेंस और लाइबिलिटी ये 2 इफेक्ट्स हैं। तो इसका आंसर है एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का मॉडर्न सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो मॉडर्न सिस्टम तो जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ही है। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि एक्सपेंसेस हैव जनरली बैलेंस। एक्सपेंसेस का आमतौर पे बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, कैश है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने पढ़ रखा है कि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। तो एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होंगे, इसका आंसर भी डेबिट है। इसके बाद फिर आता है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है किसकी? एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज की या नन ऑफ दीज। बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, एसेट्स और लाइबिलिटीज की या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों चीज़ें आती हैं, लिहाजा बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैरिज पेड ऑन मशीनरी परचेज्ड इज। कैरिज जो अदा किया जाता है मशीनरी खरीदने पर, मशीनरी खरीद के लाए हैं, मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल लॉस होगा या रेवेन्यू लॉस होगा? तो है तो ये एक्सपेंडिचर, और चूंकि एसेट्स खरीदने पर है, मशीनरी खरीदने पर है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज। डिस्काउंट जो हम वसूल करते हैं, जो कारोबार डिस्काउंट वसूल करता है वो क्या है? उसके लिए एसेट है, इनकम है, लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है? क्योंकि वसूल करता है इसलिए लाइबिलिटी तो हो नहीं सकती ना एक्सपेंस हो। तो फिर ये देखते हैं कि एसेट है या इनकम है। तो चूंकि डिस्काउंट रिसीव किया है इसलिए ये कारोबार के लिए इनकम कहलाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए इनकम। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ग्रेस डेज फॉर पेमेंट ऑफ बिल आर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पे किया जाता है, उसके ग्रेस डेज कितने होते हैं, कितने इजाफी रियायती दिन उसको दिए जाते हैं बिल पे करने के लिए? 3, 4, 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 डेज। तो ग्रेस डेज जो है वो पेमेंट ऑफ बिल के लिए 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपाउंड एंट्री कंप्राइजेज एट लीस्ट। कंपाउंड एंट्री में कम से कम 2 अकाउंट्स होते हैं, 3 अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स और 1 अकाउंट। कंपाउंड एंट्री होती ही वो है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट शामिल होते हैं। तो 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो 3 अकाउंट्स है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 अकाउंट इसके अंदर ज़रूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुड्स परचेज्ड इज। गुड्स जो हम खरीदते हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन हैं, या कैपिटल लॉस है। तो गुड्स जो परचेज हम करते हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस नहीं है, ये हमारा खर्चा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओवर कॉस्ट ऑफ परचेज बुक विल। अगर परचेज बुक जो है ओवर कॉस्ट हो जाए, परचेज ज़्यादा लिख दी जाए तो क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे इफेक्ट जो हैं उसके ऊपर होंगे। तो आप समझते हैं कि परचेज हमारा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ओवर कास्ट अगर परचेज बुक हो जाएगी तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर बनता है डिक्रीज नेट प्रॉफिट। नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड इन बैलेंस शीट टू। जो नेट लॉस होता है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पर? कैपिटल में, एसेट्स में, लाइबिलिटी में या लॉसेज में। तो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस, इसको दोनों सूरतों में कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एरर ऑफ ओमिशन इफेक्ट्स। अगर एरर ऑफ ओमिशन हो यानी ऐसी गलती जो कि भूल चूक से होती है, उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट होगा 1 अकाउंट पर, 2 अकाउंट्स पर, 3 अकाउंट या नन ऑफ दीज। इसका एरर ऑफ ओमिशन का इफेक्ट कितने अकाउंट्स पर होगा? 1 पर, 2 पर, 3 पर या किसी पर भी नहीं।
तो इसका आंसर है कि 2 अकाउंट्स, क्योंकि एरर जो है वो आपने मुकम्मल तौर पे लिखी नहीं, तो इसका दोनों तरफ जो है डेबिट और क्रेडिट साइड पे इफेक्ट होगा। तो ये लाहौर बोर्ड का जो पेपर हमारे पास आया था 2019 में, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQs का था वो आपके सामने आज डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो 1 बाय 1 आपके सामने आएंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि क्या उनका आंसर बनता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाना चाहिए।